नमस्कार नेपाली मित्रों। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आने वाले 10 साल में नेपाल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी से 30 खरब रुपए का निर्यात करेगा र आईटीलाई लिडिङ रोल दिएर मात्रै हामीले विकासलाई गति दिन सक्छौं। नेपाललाई सूचना र प्रविधिको हबका रूपमा विकास गर्न सूचना प्रविधि दशकको घोषणा सहित 10 वर्षमा रु 30 खरबको निर्यात गर्ने र 5 लाख प्रत्यक्ष र 10 लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य पनि निर्धारण गरिएको छ। और 5% नौकरियां यानी 15 लाख नौकरियां आईटी से देगा। दोस्तों, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। और आपका कहना है कि प्रचंड कोई काम ही नहीं करते हैं। हम प्रचंड के यदि आपको काम गिनाएंगे या आप सही से देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि प्रचंड नेपाल के विकास के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। भले ही बहुत सारे नेपाली लोग उनको देशद्रोही तक कह देते हैं, लेकिन आप गहराई से देखेंगे तो इस समय प्रचंड नेपाल के विकास में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। जितना प्रचंड ने नेपाल को बर्बाद करने में मेहनत की, उतना ही प्रचंड अब नेपाल के विकास के लिए मेहनत कर रहे हैं। क्या क्या विकास के लिए मेहनत कर रहे हैं ये आगे आपको बताएंगे। पहले तो ये जान लीजिए कि प्रचंड ने नेपाल को बर्बाद करने के लिए क्या क्या किया, और तब बताएंगे कि नेपाल के विकास के लिए प्रचंड क्या क्या कर रहे हैं। नेपाल को बर्बाद करने के लिए प्रचंड ने सबसे पहले 1996 से और 2008 तक गृह युद्ध की शुरुआत करा दी, जिसमें हुआ क्या कि नेपाल में इंडस्ट्रियल विकास नहीं हो पाया और भारत के मारवाड़ियों ने जितनी सारी कंपनियां नेपाल में खोलनी थी या खोली थी, उनको भारी नुकसान हुआ। और भारत ने जो टैक्स छूट दी थी नेपाल में उद्योग खोलने के लिए, उससे नेपाल को ज्यादा फायदा नहीं हुआ, बल्कि प्रचंड की गलतियों की वजह से, गृह युद्ध की वजह से जो मारवाड़ी लोग नेपाल में फैक्ट्रियां खोलना चाहते थे वो नहीं खोले और बहुत सारी फैक्ट्रियां केवल कागजों में धरी की धरी रह गई। और महीने में 20 दिन, 10 दिन, 5 दिन हड़ताल करना जनयुद्ध में, उससे क्या हुआ, इंडिया की जो इंडस्ट्रीज खुली थी नेपाल में उसको भारी नुकसान हुआ, वो घाटे में चली गई, बंद हो गई। जो सही बात है वो ये है कि नेपाल को भी एक इंडस्ट्रियल एरिया बनना था। जैसे मलेशिया एक गरीब देश था, तो मलेशिया क्या हुआ कि आज $31,000 मलेशिया की आमदनी है सालाना। क्यों? क्योंकि विदेशी लोग वहां आके फैक्ट्री खोले। ऐसे ही नेपाल में बहुत सारी फैक्ट्रियां खुलनी थी भारतीय मारवाड़ियों द्वारा, भारतीय उद्योगपतियों द्वारा, लेकिन जनयुद्ध के कारण, प्रचंड की दादागिरी के कारण भारतीय मारवाड़ी लोग वहां पे ज्यादा फैक्ट्रियां खोलने में सफल नहीं हुए और नेपाल एक इंडस्ट्रियल हब बनने से रुक गया। तो कह सकते हैं कि नेपाल को बर्बाद करने में प्रचंड जी का काफी बड़ा हाथ है। लेकिन अब ये जानिए कि नेपाल को आबाद करने के लिए, नेपाल का विकास करने के लिए प्रचंड जी ने पूरी ताकत लगा रखी। पहले भले ही मैं भी प्रचंड जी से नफरत करता था। आपकी नफरत का कारण दूसरा है, मेरी नफरत का कारण दूसरा है। आपकी नफरत का कारण यह है कि प्रचंड, या आप ऐसा सोचते हैं कि प्रचंड भारत के कहने पे चलते थे और भारत के कहने पे नेपाल में जनयुद्ध करवाया। और प्रचंड जी से मेरी नफरत का कारण है कि इंडिया की इंडस्ट्रीज जो नेपाल में खुल रही थी, नेपाल ने बहुत विकास करना था, उस इंडस्ट्रीज को बंद करवाने में प्रचंड जी का ही हाथ है, नेपाल में जनयुद्ध करवा के। तो आपकी नफरत के कारण गलत है या सही है वो अलग बात है, लेकिन आपके और हमारे कारण अलग अलग है। लेकिन अभी जो मेहनत की जा रही है नेपाल का विकास करने के लिए, आप नेपाल टाइम्स में एक स्पीच सुनिए, शायद कल की है, उसमें प्रचंड जी साहब कह रहे हैं कि आने वाले 10 साल में हम 30 खरब रुपए का आईटी से निर्यात करेंगे, यानी नेपाल में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा और लगभग 15 लाख नौकरियां देंगे। तो नेपाल की जनसंख्या लगाई हमने 3 करोड़ लगभग, तो 5% नौकरियां भी देंगे केवल आईटी से। अब सोचिए 5% नौकरियां आईटी से मिल जाएगी, 30 खरब रेवेन्यू जनरेट होगा, तो ये बहुत बड़ा विकास है। क्योंकि 30 खरब नेपाल की जीडीपी का लगभग 55% होता है। दूसरा, आपने देखा होगा कि इस समय नेपाल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्टों पर तेजी से काम हो रहा है।
यानी नेपाल जल्दी से जल्दी बिजली बना के भारत को बेचे, इस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। तीसरा, आपने सुना होगा कि 2017 से चाइना चिल्ला रहा है कि नेपाल में हम पेट्रोल निकालेंगे, तो परचन ने साफ क्लियर कर दिया कि भाई अगर निकलता है तो निकालो और जो जो रुकावटें हैं उनको दूर करो। फिर चाइनीज कंपनियां तेजी से लग गई पेट्रोल निकालने में, डीजल निकालने में, यानी क्रूड ऑयल निकालने में। अब निकलेगा या नहीं निकलेगा वो अलग बात है, लेकिन प्रचंड की पॉलिसी के कारण जो रुकावटें आ रही थी पेट्रोल निकालने में उनको दूर किया गया और वहां पे दैलेख में चाइना की बड़ी बड़ी मशीनें आ चुकी हैं पेट्रोल निकालने के लिए। और यदि पेट्रोल निकल जाता है तो बहुत सारा विदेशी मुद्रा भंडार नेपाल के पास में बचेगा, यानी ये भी एक प्रकार का जबरदस्त तरीके से विकास का काम है। चौथा, आपने देखा होगा कि कई समय से नेपाल चाह रहा है कि चीन के साथ में लगभग 10-12 बॉर्डर खुले, तो 7 बॉर्डर खुल चुके हैं। तो ये भी तो विकास है, यानी व्यापार का सहजीकरण होना। फिर आपने ये भी देखा होगा कि बहुत समय से बात चल रही थी कि चाइना नेपालियों के लिए वीजा शुल्क माफ करे, लेकिन अभी आपने 1 महीने पहले देखा होगा कि चाइना ने वीजा शुल्क माफ कर दिया है नेपाली लोगों के लिए। इसी प्रकार कहीं सड़क निर्माण में तेजी की जा रही है, कहीं टनल निर्माणों में तेजी की जा रही है। रही चाइना नेपाल रेलवे वाली बात, तो उसमें दोस्तों अभी टाइम है, अभी नेपाल के पास उतना पैसा नहीं है, वो बहुत महंगा जाएगा, इसलिए उस पर काम रुका हुआ है। और नेपाल के वामपंथी चाहते हैं, चाइनीज समर्थक लोग, कि चीन नेपाल रेलवे लाइन फटाफट बन जाए। अगर ये फटाफट बनती है तो नेपाल कर्जे के जाल में फंस जाएगा बुरी कदर। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपने देख ही लिया होगा, जो बुधा थोकी पत्रकार थे उन्होंने साफ क्लियर कागज दिखाए कि भाई देखो 5% ब्याज पे चाइना लोन दे रहा है। 5% ब्याज पे अगर आप रेलवे लाइन बनाते हैं तो नेपाल की कंडीशन पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। नेपाल को रेलवे लाइन जो है वो अपने पैसे से बनानी होगी या विश्व बैंक के पैसे से बनानी होगी, चाइना के पैसे से बिल्कुल नहीं, क्योंकि चाइना के पैसे से आपने बनाया तो 5% ब्याज देना पड़ेगा 7 अरब रुपए का। अरब नहीं दोस्तों, खरब, यानी 35 अरब रुपए सालाना केवल ब्याज ही ब्याज होगा। और 35 अरब रुपए नेपाल की जीडीपी का 1% होता है, तो सोचिए कितना ज्यादा ब्याज है। देखिए 5% ब्याज ही है, हमने ये बात पहले बताई थी आपको। चाइना जो पैसा देता है 5% ब्याज पे ही देता है। इसमें घपला पाकिस्तान में हो चुका है, बांग्लादेश में हो चुका है, अफ्रीका के कुछ देशों में हो चुका है। जो बात उन्होंने कही कि चाइना का पैसा 5% ब्याज की दर से है और चाइनीज जो पत्रकार लोग हैं वो केवल 2% बताते हैं, रियलिटी 5% है। पूरी दुनिया यही कहती है, केवल नेपाल के अंधभक्त जो लोग हैं वही कहते हैं कि चाइना तो बहुत कम ब्याज में पैसा देता है। अभी आप कुछ दिन पहले लफड़ा हुआ था कि नहीं, बुधा थोकी जो पत्रकार है उन्होंने कहा था कि ये रहे एविडेंस कि चाइना 5% ब्याज पे पैसा देता है। वो पोखरा विमानस्थल को लेकर बात हुई थी। कुल मिला जुला के मेरा ये कहना है कि नेपाल को रेलवे लाइन अपने पैसे से बनानी होगी, चाइना के पैसे से बिल्कुल नहीं, उससे नेपाल फंस जाएगा। तो ये वामपंथी जो हैं, परचन भले ही वामपंथी हैं, लेकिन नेपाल में जो चाइना के समर्थन वाले मीडिया विश्लेषक बैठ रखे हैं वो क्या करते हैं, नेपाली जनता को बताते हैं कि परचन भारत का दलाल है और इसलिए नेपाल के लोग परचन का विरोध करते हैं। जबकि इस समय परचन बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनकी विदेश नीति संतुलित है, अमेरिका को लेके, भारत को लेके और चाइना को लेके। जैसे कि शेर बहादुर देववा की थी, ओली की विदेश नीति पूरी तरीके से 100% गलत है। आप गहराई से देखेंगे तो आपको एक चीज साफ क्लियर नजर आएगी कि प्रचंड जो इस समय काम कर रहे हैं वो नेपाल के विकास में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अब आप चाहे सच मानिए चाहे झूठ मानिए, लेकिन ये बात बिल्कुल 100% सच है कि इस समय नेपाल की विकास दर भी बल्कि तेज है। आप चेक कर लीजिए, 5% ऊपर गई है। तो विकास दर तेज होने का मतलब यही होता है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो हमारे कहने का मतलब है कि परचन बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। जितना मेहनत उन्होंने नेपाल को बर्बाद करने के लिए की थी, उतना ही मेहनत अब वो नेपाल के विकास के लिए कर रहे हैं। धन्यवाद।